कन्विंस नहीं होगा, मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगा, उसके बाद फिर आपकी मर्जी होगी, आप ज्वाइन करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दे सकें, ठीक है। और याद रखना है आपने एक बात कि रिसर्च नेक्सस किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हम कोई ऑथरशिप नहीं बेचते, हम कोई रिसर्च नहीं बेचते, हम कोई एजेंसी नहीं चला रहे। इट्स प्योर अ लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म। हम आपको सिखाएंगे, आपसे काम करवाएंगे, आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, और उसके बाद जाके आपका रिसर्च पब्लिश होगा। पूरा लीगल प्रोसेस होता है, लीगल जर्नल्स होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, एंड देयर इज नो इलीगल एक्टिविटी हैपनिंग हियर। तो आप में से कोई अगर ऐसा सोचता है कि वो पैसे दे के रिसर्च खरीद लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लीव कर सकते हैं इस मीटिंग को ना। मूविंग फॉरवर्ड्स, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपकी कुछ बेसिक्स बन जाए, उसके बाद फिर हम मजीद स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने बाकी चीज़ें बता दी कि आपके रिसर्च के 5 मार्क्स हैं, 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथरशिप होनी चाहिए, ओरिजिनल रिसर्च हो या फिर सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी रिसर्च वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, वो मैंने आपको बता दिया एक्सेप्टेड टाइप पेपर्स क्या हैं, पेपर टाइप्स क्या हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़रा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाता हूँ। हमारे रिसर्च नेक्सस का अपना यूट्यूब चैनल है, आप जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सैकड़ों लेक्चर्स हमने जो 4 साल के अंदर रिकॉर्ड किए हैं वो आप देख सकते हैं। रिसेंट जो लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं, खासतौर पर जो बेसिक डे 1 और डे 2 है, इसको आप देख लेंगे तो कम से कम आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि रिसर्च की बेसिक्स क्या होती हैं। और जो टाइप्स ऑफ स्टडीज मैं बार बार बयान कर रहा हूँ कि व्हाट इज कोविड, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एंड व्हाट इज व्हाट, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड। तो आई गेस देयर इज नो पॉइंट टू रिकंडक्ट दिस सेशन, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और आप देख सकते हैं 3.9 के व्यूज है, 2 के व्यूज है, मतलब पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ने इन्हें ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन के बाद लाजमी जाके इन सेशंस को देख लें जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, ताकि आपकी कुछ बेसिस बन जाए और आपको समझ में आ जाए कि हाउ द मेडिकल रिसर्च सिस्टम वर्क्स, ठीक है। ओके, अब हम एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज द pakmedi.net, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी मेडिकल जर्नल्स है उनकी लिस्टिंग होती है, ठीक है। एड तो ऐसे कहाँ से edit करें? ओके, सो ये पाकिस्तान मेडिकल जर्नल से इनकी लिस्टिंग हुई हुई है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ आपको पहले समझ लेनी है कि व्हाट इज पीएमडीसी इंडेक्सेशन, व्हाट इज पबमेड इंडेक्सेशन, व्हाट इज स्कोपस इंडेक्सेशन, एंड व्हाट इज आईएसआई एचईसी कैटेगरी खास तौर पर, ठीक है। तो वी हैव अ टोटल ऑफ 4 कैटेगरीज, एचईसी कैटेगरीज, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ओके, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एचएससी कैटेगरी। ये पाकिस्तान की कैटेगरी है जिसमें WXYZ कैटेगरी होती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जर्नल्स में नील नील है, यानी कि यहाँ पर कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है, और कुछ जर्नल में वाई, कुछ जी, एक्स कैटेगरी है। अब अच्छा, पाकिस्तान में तकरीबन अच्छे खासे मेडिकल जर्नल्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डब्ल्यू कैटेगरी आई गेस मैंने आज तक नहीं देखा। ज्यादातर XYZ कैटेगरी के होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में बेकार जर्नल्स हैं, जो यूजलेस जर्नल्स हैं, वो पाकिस्तान के जर्नल्स, ठीक है। सो मैंने अपनी जिंदगी में एक भी रिसर्च यहाँ पब्लिश नहीं की अपनी जाती तौर पर, और ना ही मेरे स्टूडेंट्स ने आज तक की। हम कभी भी पाकिस्तानी जर्नल्स पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि एक तो ये रिप्लाई बहुत देर से करते हैं, फिर इनका जो रिव्यूइंग स्टेजेस हैं, जिनके पास रिव्यूअर्स मौजूद हैं, वो सारे ही नालायक लोग हैं। मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं असलियत जानता हूँ कि पाकिस्तानी मेडिकल सिस्टम किस तरह काम करता है। अ, बताने का मकसद सिर्फ ये था इस वेबसाइट का कि हमें जाहिर है एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि जो भी रिसर्च आप करने जा रहे हैं तो उसमें एक जाहिर है सीपीएसपी की तरफ से एक हद लगाई गई है। तो सीपीएसपी का कहना है कि आप जिस भी जर्नल में पब्लिश करेंगे रिसर्च अपनी, वो लाजमी लाजमी तौर पर एचईसी कैटेगरी के, वो क्या हो, WXYZ कैटेगरी में, मतलब एचईसी उसे रिकग्नाइज करता हो। और एचएससी की रिकग्निशन के लिए ये बात भी शर्त है कि जर्नल न्यू ना हो, थोड़ा सा ओल्ड हो। में इसमें तमाम जर्नल शामिल हैं, इसमें नेशनल यानी कि पाकिस्तान के जर्नल्स भी शामिल हैं, और इंटरनेशनल जर्नल्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो वो जर्नल्स जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज करता है, उसमें ही पब्लिकेशन के बाद आपको जो है क्या मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है बाय एचईसी, और सीपीएसपी उसी को ही जो है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज पबमेड एंड व्हाट इज स्कोपस, दीज आर एक्चुअली द ऑनलाइन डेटाबेसेस।
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्कोपस को तो हम खैर अभी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंस्टीट्यूशनल एक्सेस होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके पास स्कोपस का एक्सेस हो। ओके, दिस इज द पबमेड. पबमेड इज an इंटरनेशनल लाइब्रेरी वेयर ऑल द जर्नल्स आर इंडेक्स्ड. जितने भी जर्नल्स हैं जो कि पबमेड से साथ इंडेक्स्ड होते हैं, उन तमाम जर्नल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो पबमेड में आप देख सकते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी टर्म यहाँ पर रैंडमली टाइप करता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डायबिटीज टाइप किया, तो जितने भी डायबिटीज के आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे, और ये तमाम आर्टिकल्स अलग अलग जर्नल से होंगे, दुनिया के अलग अलग जर्नल से मौजूद होंगे. सो दीज ऑल जर्नल्स आर व्हाट, these are the PubMed indexed journals. Okay, that's why they are showing on the website of PubMed. तो HEC कहता है कि अगर आपका जर्नल PubMed indexed है तो वो एक प्लस पॉइंट, ठीक है. स्कोपस इंडेक्स है तो और प्लस पॉइंट है, लेकिन अमूमन अगर PubMed इंडेक्स भी तो प्लस पॉइंट है. तो यहाँ पर सारा खेल होता है. अब मामला ये है कि रिसर्च नेक्सस में जब भी हमने आज तक अपने सेशंस कंडक्ट करवाए, हमने हमेशा जो पब्लिकेशन करवाई है वो PubMed इंडेक्सेशन जर्नल में करवाई है. इफ अ जर्नल इज PubMed इंडेक्स, देयर इज अ हाई चांसेस that it should be recognized, that it is also recognized by the HEC डिपार्टमेंट. मतलब अगर एक जर्नल पबमेड इंडेक्स्ड है तो उसके तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि वो HEC उसको रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर रही होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आपको एक भी जर्नल पबमेड इंडेक्स नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन फिर भी HEC उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब कि सारी रिकॉग्नाइज्ड है HEC, लेकिन पबमेड इंडेक्स नहीं है. ओके, सो मैं इंटरनेशनल जर्नल्स की बात कर रहा हूँ. अगर इंटरनेशनल जर्नल्स में और अगर वो पबमेड इंडेक्स हैं तो इसका मतलब HEC उसे रिकॉग्नाइज करती है. ओके, दैट्स वन थिंग. इसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के 6 जर्नल्स ऐसे हैं जो पबमेड इंडेक्स है. हालांकि 100 से ज्यादा जर्नल्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनमें से एक भी इस लेवल का नहीं है कि उसमें पबमेड इंडेक्सेशन हो. अच्छा, पबमेड इंडेक्स होना या स्कोपस इंडेक्स होना इज अ होल डिफरेंट थिंग. इसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है जो जर्नल पूरा करे, उसके बाद जाके इंटरनेशनल काउंसिल जो है उस जर्नल को जो है पबमेड इंडेक्सेशन जो है देती है या स्कोपस इंडेक्सेशन देती है. उनके अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं. बहरहाल पाकिस्तानी जर्नल्स इस काबिल ही नहीं होते कि वो इंडेक्स्ड हो सके. सिर्फ 6 जर्नल्स हैं. अब उनके नाम मुझे याद नहीं है. एक जर्नल मुझे याद है कि अयूब मेडिकल कॉलेज है, वो जैसे ये है APSP जर्नल ऑफ केस रिपोर्ट्स, लेकिन ये सिर्फ केस रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये पबमेड इंडेक्स्ड है. सो मुझे अभी क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. प्लीज थम्स अप कर दें, हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से. If you have any question, you can drop in the comment box. I will answer in at the last of the session. Okay, thank you. सही है. तो मैंने आपको समझा दिया कि जो जर्नल्स हैं उनका पबमेड इंडेक्स होना और HEC कैटेगरी में इंडेक्स होना जरूरी होता है. अब वन थिंग, अब यहाँ से आगे जो हम आपको रिसर्च करवाएंगे वो जाहिर है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस होगी. अच्छा, अगर आपको नहीं पता वो क्या हो, आप ऐसे नाम आपने सुना ही होगा, मेटा 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 मेटा, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है. तो पबमेड के अंदर जाके आप यहाँ पर जैसे पबमेड की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर एक फिल्टर दिया हुआ है, मेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी मेटा एनालिसिस की जो रिसर्चेज है वो पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो मेटा एनालिसिस के अंदर अच्छी बात ये होती है कि इसको पब्लिश करना बहुत ईजी होता है. इट कैन बी पब्लिश विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 to 4 months. इसको कंप्लीट यानी लेट्स सपोज आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और टॉपिक सिलेक्शन से लेके कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग तक जो मेरे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो 4 days का है. अब मैं इसमें मैं कोई गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि हमने जो अब तक ट्रैक किया है स्टूडेंट्स को, उसमें एक एक ग्रुप मेरा ऐसा अब तक रहा था, 2025 की बात है. वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से थे. तो उन्होंने जो रिसर्च पब्लिश की थी विद इन, पब्लिश नहीं कंप्लीट विद इन 4 days. और मेटा एनालिसिस एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है नो डाउट, लेकिन उन्होंने विद इन 4 days उसे कंप्लीट किया और विद इन 1.5 months पब्लिश कर लिया, ठीक है. ऑन एवरेज रिसर्च नेक्सस की जो अभी 2026 की जो कंप्लीशन एवरेज है वो तकरीबन 2 months की है, ठीक है. यानी कि जैसे हमने रिसर्च स्टार्ट की तो 2 months स्टूडेंट्स ने लगाए हैं रिसर्च को वो करने में, कंप्लीट करने में. आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को देख लें. जैसे ये हमारा 2026 का जून बेसिक का स्टैट्स है. यहाँ पर हमने एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाया था स्टूडेंट से. ओके, सो तकरीबन 166 स्टूडेंट ने इसे फिल किया था. हालांकि स्टूडेंट्स मोर देन 500 हैं, लेकिन फीडबैक सिर्फ इन्होंने फिल किया. तो जिन लोगों ने फिल किया था उनकी समरी हमारे पास मौजूद है. सो दिस इज द समरी, हाउ वुड यू रेट अवर ओवरऑल एक्सपीरियंस. तो तकरीबन स्टूडेंट्स ने हमें 4.5 4.5 रेट किया हुआ है आउट ऑफ 5.
And would you recommend Research Nexus to your colleagues to take part in the Research Nexus workshop? तो 95% ने यस कहा हुआ है। इस तरीके से जो एडवांस जून था वहाँ की भी कुछ हमारे पास फीडबैक्स मौजूद हैं। सो ये हमारा रियल टाइम डेटा है, इसमें हमने कोई भी चीज़ें आगे पीछे नहीं की थी। तो एंड वी आर वेल इनफ कॉन्फिडेंट अबाउट अवर डेटा, यानी कि हम अपनी फीडबैक के अलावा से इनफ कॉन्फिडेंट है, हमें कोई मसला से वो नहीं है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अक्सरियत ने 4545 की रेटिंग की हुई है और यहाँ पर 98% रेशियो है और ये एडवांस है। एडवांस मतलब सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। जो बेसिक होता है उसमें क्रॉस सेक्शनल और नैरेटिव रिव्यूज और एलटी हम पढ़ाते हैं। एडवांस के अंदर हम सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन रेट ज़्यादा है हमारा। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्लाइड्स। अब यहाँ से आगे जैसे मैंने बताया आपको कि इस साल 2026 के अंदर हमने तकरीबन 550 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। एडवांस में 450 तकरीबन बेसिक वर्कशॉप में थे और तकरीबन 127 मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस पाकिस्तान हमारे पास इनलिस्टेड हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 100 एम्बेसडर्स, 127 मेडिकल कॉलेजेस, 25 mentors, 2 chief mentors, 3 people of media team, and this make a whole sum of around 105 to 110 number of people in our team। तो तकरीबन इतने नंबर ऑफ पीपल सिर्फ रिसर्च नेक्सस की टीम के अंदर काम करते हैं। इसका पूरी हमने लिस्टिंग की हुई, आप जाके रिसर्च नेक्सस की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है researchnexus.site। तो यहाँ पर हमारे तमाम चीज़ें डिटेल में लिस्टेड हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी मौजूद हैं कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको पब्लिकेशंस देखनी है तो वो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, और तकरीबन हर वीक की पब्लिकेशन हो रही होती है क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा पुराना है। तो यहाँ पर आप जाके पब्लिकेशंस के वाले से मैं इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका वो नहीं है, तो आप ज़्यादातर सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस ही है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं अब हम अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा। ओके, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट का सेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने मीटिंग कंडक्ट करवाई थी अपने चीफ मेंटोर्स। वी हैव अवर 2 चीफ मेंटोर्स, डॉक्टर अस्मा एंड डॉक्टर साद। डॉक्टर साद इज डूइंग द हाउस जॉब राइट नाउ एंड डॉक्टर अस्मा इज इन द फाइनल ईयर एमबीबीएस ऑफ केएमटीसी। ठीक है, तो ये 2 हमारे स्टूडेंट वेल ट्रेन्ड थे, यानी कि हमसे ही इन्होंने पढ़ा और उसके बाद फिर इन्होंने चीफ मेंटोर की पोजीशन ले ली। So there's a difference between a chief mentor and mentor, and I will elaborate in later slides. So अभी जो है आप ये देखें कि अभी क्योंकि हमारे पास तकरीबन 600 स्टूडेंट्स थे, 600 स्टूडेंट्स हमारे पास एडवांस वर्कशॉप में थे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, अब वो पब्लिकेशन की तरफ है। तो पहले हमने उनसे बात की कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट को एफसीपीएस पार्ट 1 देना है, तो वो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। तो तकरीबन 80 to 90 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है आपकी हेल्प के लिए, यानी कि जब पोस्ट ग्रेजुएट्स आएंगे तो उनके लिए ये मख्तस है, यानी कि ये स्टूडेंट्स आपके हर ग्रुप में 3-3 स्टूडेंट्स, अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर चलेगा। 3-3 स्टूडेंट्स हर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ हम लगा देंगे, ताकि पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप हमारे क्लासमेट्स उनको ज़्यादा काम करना ना पड़े। आप बिल्कुल रिसर्च सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके तकरीबन प्रोजेक्ट्स को ये लोग संभाल लेंगे, ये बच्चे जो हमारे मौजूद हैं अंडर ग्रेजुएट्स, ये संभाल लेंगे। इसके अलावा मेंटोर्स हैं 10 से 15 जो कि अपने आप को आप लोगों के लिए मख्तस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है मेंटोर भी असाइंड है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास आएंगे उसके हिसाब से फिर हम स्टूडेंट्स और मेंटोर्स को जो है वो असाइन कर देंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। अब ये पूरा क्राइटेरिया हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, आप स्लाइड्स को गौर से देख लें कि किस तरीके से मामला चलेगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, आई गेस उससे आप थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। वेट अ सेकेंड, इससे पहले कि हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हमने ऑलरेडी ही रिसर्च नेक्सस की एक कंप्लीट पॉलिसी बनाई हुई। ओके, सो पीडीएफ, ओके, सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ द रिसर्च नेक्सस पॉलिसी 2026। इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को, हर स्टेप को वेल डिफाइन किया हुआ है कि ग्रुप लीडर नॉमिनेशन किस तरह होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं ग्रुप लीडर के,
उसके बाद टीम डायनेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह होगी, स्टेप्स ऑफ रिसर्च गाइडेंस की अब जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जितने भी स्टेप्स रिसर्च के हैं वो किस तरीके से फॉलो होंगे, कि स्क्रीनिंग कौन करेगा, प्रिज्मा फ्लो चार्ट कैसे बनेगी, ठीक है, फुल टेक्स्ट आर्टिकल रिट्रीवल कैसे होगा, एंड डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, एंड रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट किस तरह होगी, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, मेथड, सेक्शन, सब कुछ पहले से ही मौजूद लिखा हुआ है। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिसर्च नेक्सस, कि जब भी कोई ग्रुप हमारा बनता है तो उसके अंदर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है वर्क की, वो पहले से ही वेल रिटन है, ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो इसी बेसिस पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसे हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी जो लेक्चर्स हैं, तकरीबन सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के हमारे पास 13 to 14 लेक्चर्स मौजूद हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, ओके। तो वो वेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और वो इनफ है, यानी कि वो तकरीबन 13 to 14 आवर्स बनते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं देखना पड़ेगा। हम मुश्किल से आपसे 3 to 4 आवर्स मांगेंगे, यानी कि जब हम आपसे अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के अंदर, तो आपसे हम 3 to 4 आवर्स ऑन अ फर्स्ट वीक मांगेंगे, जिसमें हम लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, और उसमें जो हमारा मेन गोल होगा वो टॉपिक सिलेक्शन हो। मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम टॉपिक सिलेक्शन तो सीखें, और उसको सीखने के बाद मजीद जो वर्क है, स्क्रीनिंग, डेटा रिट्रीवल, डेटा एक्सट्रैक्शन, फनल प्लॉट, रिस्क ऑफ बायस, ये सब की सब चीजें वक्त पढ़ने पर आप उस लेक्चर को देखें और काम कर लें, ठीक है। तो चले पहले पहले हम ये पूरा परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं कि आगे यहाँ से काम किस तरह होना है। क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च है, और इसमें जो भी अंडर ग्रेजुएट्स, यानी कि जो आपके पास 3 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपके साथ आएंगे, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, यानी कि वो आपके हेल्पिंग हैंड है, तो उनसे हम कोई फी चार्ज नहीं कर रहे। सबसे पहली बात आपका करना ये होगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको हम ये मेक श्योर करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन मिले। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप के अंदर आप लोग होंगे, मतलब तीन तीन पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे एक ग्रुप में, 3 पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड 3 अंडर ग्रेजुएट्स, यानी कि जो आपके स्टूडेंट्स, जो आपके हेल्पिंग हैंड हो, ठीक है। उसके बाद एक मेंटोर और एक चीफ मेंटोर। मेंटोर जो है हर ग्रुप का अलग अलग होता है। लेट्स सपोज अगर ग्रुप ABCDE है, तो उसके लिए ग्रुप मेंटोर जो है वो XYZ या फिर WXYZ होगा। जबकि जो चीफ मेंटोर होता है हमारा, वो एक हायर पोजीशन पर होता है, और उसके अंडर में 5-6 मेंटोर्स काम कर रहे हैं। वो ऐसा समझ लें कि हमारे पास टोटल 10 ग्रुप्स हैं, तो 10 ग्रुप को चीफ मेंटोर संभालता है, और उन 10 ग्रुप के 10 अलग अलग मेंटोर्स होते हैं। फिर उस 10 मेंटोर के अंडर में जो है वो 10 स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये पूरी हिरार्की बनती है। चीफ मेंटोर के ऊपर हमारी हायर कैबिनेट होती है, जिसमें मैं, डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर उमामा नईम होते हैं। तो हम तक बात नहीं पहुंचती, खैर चीफ मेंटोर तक बात सारी वहां पर हम क्लियर कर देते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। सो इट इज अ वेल हिरार्किकल सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज हिरार्किकल सिस्टम, तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ द फाइनेंशियल डिटेल्स, यस वी डू चार्ज सम फी फ्रॉम यू। अगर आपने यहाँ पर आना है तो जाहिर है हमें आगे पे करना होता है। हम मेंटोर्स को पे करेंगे, हम चीफ मेंटोर्स को पे करेंगे, अपनी मीडिया टीम को पे करेंगे, अपने एम्बेसडर्स को पे करेंगे। इसके अलावा हमें स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वो आपको हेल्प करने जा रहे हैं। सो इट इज अ लिटिल मोर, हम इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपकी हेल्प के लिए हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको एक प्रोजेक्ट के हम 10,000 के रिसर्च नेक्सस जो है वो चार्ज करेगा एक प्रोजेक्ट के। उस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा विद इन दिस वीक, यानी कि संडे है आज, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम थर्सडे फ्राइडे तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। फ्रॉम द स्टार्ट टिल द पब्लिकेशन, आपको ये तीनों हमारे वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट्स हैं, मेंटोर, चीफ मेंटोर कंप्लीटली गाइड करेंगे, और हम कोशिश करेंगे विद इन 4 to 5 मंथ्स आपको रिसर्च पब्लिश करके दे दें। लेकिन विद अ लिटिल बिट कॉशन, एक बार आप समझ लें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रिसर्च एग्जैक्टली पब्लिश हो जाएगी और आपके जो FCPS पार्ट 1 है, जो ये वाली अटेम्प्ट, अक्टूबर वाली अटेम्प्ट, इसको फुलफिल कर लेगी, तो मैं इसका वादा नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा, और ना ही रिसर्च इसका वादा करेगा, ठीक है। क्योंकि मसला ये है कि लेट सपोज कोई भी मसला आता है रिसर्च के अंदर और रिसर्च लेट होती है, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपना जहन आप ये बनाओ कि लेट सपोज अगर अक्टूबर अटेम्प्ट में आप नहीं होते, तो कम से कम जो जनवरी, फेब या मार्च की अटेम्प्ट होगी, उसमें आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट टुडे, बिकॉज अगर आपने कल स्टार्ट किया तो फिर जो आज सिनेरियो है वो कल आपके लिए बच जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 1 मार्क या 2 मार्क्स में मिस किए, सो आपके जो मेरिट लिस्ट के जो पोजीशन है वो बहुत नीचे जा सकती है। बहरहाल,
तो जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपकी है, स्टूडेंट्स को पोजीशन बाद की मिलेगी, मेंटोर की पोजीशन भी जो बाद में मिलेगी, यानी कि फोर्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजीशन को अलग बाद में मिलेगी, ठीक है। आपको 2 प्रोजेक्ट्स चाहिए, अगर आप पर प्रोजेक्ट आते हैं तो 10,000 रुपीज रिसर्च नेक्सस आपसे चार्ज करेगा, 2 प्रोजेक्ट के 20,000, इस तरह से 3 प्रोजेक्ट्स आप मैक्सिमम आ सकते हैं, तो आप 30,000 रुपीज पर आपको पे करने पड़ सकते हैं। बहरहाल ये ज़्यादा है, मुझे पता है इतना ज़्यादा हम चार्ज नहीं करते, लेकिन जाहिर है क्योंकि आपकी वजह से हमें स्टूडेंट्स को अलाउ करना पड़ा है फ्री में, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें बेयर करना पड़ेगा, दैट्स इट। लेकिन ये है कि आप रिसर्च पूरी सीख जाएंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट राउंड आप जब भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएटशिप में जाएंगे, चाहे आप मेडिकल साइड पे जाएं या सर्जरी साइड पे जाएं, तो आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर होंगे। सो उस वक्त तक आपके कनेक्शन भी अच्छे होंगे, तो आप वहाँ पर रिसर्च आराम से कंडक्ट कर सकेंगे। सो रिसर्च इज नाउ द क्रूशियल पार्ट ऑफ मेडिसिन, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ सपोर्ट में क्या होगा कि शुरू में हम आपको 3 to 4 लाइव क्लासेस देंगे, ठीक है, ताकि हम लाइव क्लासेस में प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ आपको कंप्लीट टॉपिक सिलेक्शन सिखा रहे हैं। मेटा एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन हो गई, अप्रूव हो गया, हमने अप्रूव कर दिया, मतलब वो पब्लिश है, सीधा सीधा वो पब्लिकेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये जो ट्रेंड स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये विद इन अ मंथ आपको रिसर्च कंप्लीट करवा के दे दें, या उससे भी पहले शायद, ठीक है, क्योंकि इन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है हर ग्रुप से। ओके, मेंटोरशिप की पब्लिकेशन देंगे। अच्छा, हमारे उसमें फिर 3-4 लाइव क्लासेस के बाद बाकी जो लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नीड आपको कहा जाएगा कि आप वो लेक्चर देख के फौरन से अपना जो है वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। तो एक वीक आपको कंप्लीट लग के काम करना होगा, जिसमें आपको पर डे तकरीबन 1 आवर देना होगा, ठीक है, 1 आवर अ डे टिल 1 वीक। देन for the next of 2 months you have to give a maximum of 10 to 11 hours एज अ होल, ठीक है। तो 2 मंथ्स के अंदर आपको मुश्किल से 10-11 घंटे और देने होंगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि 2 मंथ्स में आप कोई भी दिन आप मख्तस कर लें कि 1 घंटा किसी दिन, 1 घंटा किसी दिन, तो वो हम इस तरीके से प्रोजेक्ट हमने बनाया। वैसे आपको मैं पॉलिसी दिखाई, इस पॉलिसी के तहत आपको पहले से ही टास्क बता दिया जाएगा कि आपने यही टास्क करना है, इसके अलावा आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होंगे वो अपना काम वो करके आपको दे देंगे, ठीक है। हम आपको रिसर्च में इसीलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आप उस रिसर्च को अर्न करें, खरीदे नहीं, ठीक है। तो वी डोंट सेल ऑथरशिप्स, बट हम कोशिश करेंगे कि आप उस रिसर्च को अर्न करें, मेहनत करें, और वो ऑथरशिप आप अपनी मेहनत से क्लेम करें। ओके, ओके, अभी हमारे साथ कुछ अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं। तो जो न्यू अंडर ग्रेजुएट्स हैं, एक तो वो अंडर ग्रेजुएट जो हमारे हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो न्यू अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया, लेकिन उनकी फी हमने कम की हुई है, वो सिर्फ 5,000 रुपीज है, ठीक है। और उनके लिए एक मसला है, उनको फोर्थ ऑथरशिप से ऊपर हम जगह नहीं दे सकते, यानी कि अगर उनका टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है तो उनको फोर्थ ऑथरशिप मिलेगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम नहीं देंगे, क्योंकि वो रिजर्व है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर अंडर ग्रेजुएट कोई आना चाहे तो आए, हम उस पर कोई नहीं लगा रहे हद, हमने उनसे सिर्फ 5,000 चार्ज करना है, और बाकी सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, मेंटोरशिप, चीफ मेंटोरशिप, जो भी वो चाहते हैं। लेकिन फोर्थ ऑथरशिप से ज़्यादा उनको नंबर नहीं मिल सकता, तो ये पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे, ताकि ये क्राइटेरिया फुल रजिस्ट्रेशन से पहले ही उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि वो बाद में फिर इस बात पे कभी कोई झगड़ा पैदा ना हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, सो रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन यहाँ से जैसे ही मैं ये सेशन ऑफ करूंगा, अच्छा जाहिर है आपने ये सोचा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले तो हमें पूरी एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक टीम बनानी है। जैसे ही टीम और स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन जो है वो 48 आवर्स यहाँ से हम फॉर्म ओपन होगा तो हम 2 दिन का टाइम देंगे, 2 दिन के बाद हम पार्टिसिपेंट्स काउंट करेंगे कि जितने रजिस्ट्रेशन आए वो क्लोज करेंगे, ग्रुप्स असाइन करेंगे और फिर लेक्चर देना शुरू करेंगे, और फिर आपको पूरा बता दिया जाएगा किस तरीके से आगे हमें चलना है, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपकी आप सीपीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं अक्टूबर में, तो आपको उसमें तंग नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ 1 वीक लगेगा, वो भी मैंने बता दिया आपको, 1 आवर अ डे टिल 1 वीक, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ्स में मुश्किल से आपसे हम कुछ टाइम लेंगे, सही है। अगर आप कहेंगे तो ये हो सकता है कि अक्टूबर 5 के बाद हम सबमिशन कर दें, क्योंकि अभी तो 1 महीना हमारे पास पूरा है, यानी कि पूरा अगस्त, अगस्त के 15 डेज और सितंबर के 30 डेज, तो 45 डेज इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट अ रिसर्च। इवन कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन अ मंथ कंप्लीट करके उसे लगा दें सबमिशन पे। सबमिशन पे मैं आपको बताना भूल गया कि हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल जर्नल पे जाएं। इंटरनेशनल इंटरनेशनल जर्नल में जाने के बाद हमें बस ये देखना है फिलहाल, क्योंकि आप जाहिर है एक उसमें प्रॉब्लम है, कहाँ की है वो, पाकमेडी.net, यस, हमें बस एचईसी का और सीपीएसपी का क्राइटेरिया पूरा करना है,
ठीक है, कि वो अच्छी सी कैटेगरी के अंदर वो फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है पबमेड इंडेक्स जो हो सकता है ना हो, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि पबमेड इंडेक्स जनरल हो, ताकि वो फास्ट पब्लिकेशन कर सकें। एक चीज होती है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर पे कोशिश करेंगे कि हम लो पे जाएं, ताकि फिर वो जल्दी पब्लिश हो जाए, क्योंकि अगर हाई इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ जाते हैं तो पब्लिकेशन में थोड़ा डिले आता है। ठीक है, खैर ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आप जाहिर आप में से जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, और बहुत से लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो खैर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं ये सब चीज़ें समझाता रहूंगा, लेकिन इतना मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम अक्टूबर वाला आइटम सिक्योर हो ना हो, जनवरी फरवरी वाला आइटम सिक्योर हो जाएगा। लेकिन मैं अक्टूबर वाले की बिल्कुल भी वादा नहीं करता, नहीं रिसर्च नेक्सस कोई भी इस तरह क्लेम करता है कि आपको हम विद इन 1 मंथ 2 मंथ रिसर्च पब्लिश करके दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही है, दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। वो कहते हैं रातों रात कोई अमीर नहीं हो सकता, तो रातों रात कोई भी रिसर्च पब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है, और ना ही ऑथरशिप खरीदी जा सकती है। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ना। यहाँ से आगे दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, शायद ये आपको पसंद भी आए बहुत ज़्यादा। Statanics.com एंड QNexMedico.com, इससे पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज थम्स अप कर दिएगा। ओके, थैंक यू। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूँ। ओके, Statanics.com, so what is the Statanics.com? It is directly related to your research project. सो हुआ ये था कि 2026 के जब आगाज में रिसर्च नेक्सस के सेशंस स्टार्ट हुए थे, उस वक्त अचानक से हमें एक धचका लगा। और वो धचका ये था कि इनिशियली एक वेबसाइट हुआ करती थी जिसका नाम था Rayan.ai। मैं दिखा देता हूँ आपको, सेशन एक्सेस नहीं, Rayan। ओके, सो दिस वाज द वेबसाइट। ये हमदर्द, ये कतर नेशनल लाइब्रेरी की तरफ से जो है ये
हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी स्क्रीन चली गई थी? शिट। ओके, कैन समवन टेल मी कि मैं कहाँ पर था जब मेरी स्क्रीन लैग हुई थी? स्टेटा नेक्स्ट पे था क्या मैं? तो टेलिंग व्हाट द रैन डॉट एआई, काफी देर से ऑडियो प्लस वीडियो गाइड ही रैन डॉट एआई। ओके, ओके, ओके। आई एम रीस्टार्टिंग द सेशन। आई गेस रिकॉर्डिंग चल रही होगी। ओके, थैंक आई एम सो सॉरी। आई गेस प्रोबेब मसला ये है कि उमैमा आज होती लेकिन वो नहीं थी, और मेरे तमाम मेंटोर्स भी बिजी थे, तो मैंने अभी किसी को भी ऐड नहीं किया। चले मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। रयान डॉट ए आई से ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द रयान डॉट ए आई। तो जैसे ही पहले रयान डॉट ए आई मौजूद हुआ करता था, तो मसला ये था कि जो आपका स्क्रीनिंग पार्ट था रिसर्च नेक्सस, जो मेटा एनालिसिस हम कंडक्ट करते हैं उसके स्क्रीनिंग पार्ट के अंदर, अ, उसमें जो है रयान डॉट ए आई हेल्प करता है। तो उसका एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी स्क्रीनिंग को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। अगर आपको लेट्स सपोज 2000 टू 3000 पेपर्स स्क्रीन करने हो, तो रयान डॉट ए आई के जरिए हम आराम से स्क्रीन कर लिया करते थे। लेकिन हुआ ये इस साल अचानक से रयान ने अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो मतलब पेड कर दी। पहले तो ये फ्री था, कुछ ही फीचर्स के मतलब पेड थे, लेकिन अब इन्होंने भले स्टार्ट फॉर फ्री लिखा हुआ है, लेकिन उनके बहुत सी फीचर्स अब खत्म हो गए हैं, और मुश्किल से आप 10 पेपर स्क्रीन कर पाते हैं, उसके बाद ये नहीं देते। हालांकि हमें 1000 टू 2000 3000 पेपर्स को स्क्रीन करना होता है। तो उसी को देखते हुए हमने फिर जो है स्टाटानेक्स डॉट ए आई डेवलप कर लिया। सो वो उस वक्त की ज़रूरत थी। तकरीबन 1 महीने की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आर एन डी हमने किया। बहुत ज़्यादा मतलब इस पे फोकस किया। मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रही। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल एप्लीकेशन के बाद जाके फिर हमने इसे डेवलप किया, अपने डेवलपर को ऑन बोर्ड किया, उसे समझाया। क्योंकि जाहिर है वो एक मेडिकल बैकग्राउंड का डेवलपर नहीं होता, उसे ही समझाना होता है कि हाउ दिस वेबसाइट वर्क्स। जाहिर सी बात है, जो कंप्यूटर डेवलपर्स होते हैं उनको डेवलपमेंट आती है, चीज़ें उन्हें समझानी पड़ती है कि स्टैटिस्टिक्स किस तरह काम करती है, मेडिकल एजुकेशन किस तरह काम करती है, इसको यूजर फ्रेंडली किस तरह बनाना है। तो बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, उसके बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वेबसाइट डेवलप कर ली, स्टाटानेक्स डॉट ए आई। अभी जो 2026 के सेशन हुए हैं उसके अंदर ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज हुई। स्टिल इट इज़ ऑन अपडेट। इसमें थोड़े से ग्लिचेस थे, मसले थे, तो अभी हमारे जब सेशन खत्म हुए तो फिर हमने इसे अपडेट पे लगा दिया। और अभी ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई फी चार्ज नहीं कर रहे इस पे। ये तमाम स्टूडेंट्स भी, रिसर्चर्स भी, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी, पीएचडीज भी, दुनिया भर से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई हम फी चार्ज नहीं कर रहे। statanex.com आप सर्च करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिलहाल इसका बैकएंड काम नहीं कर रहा, अभी सिर्फ फ्रंट एंड अपलोडेड है। बैकएंड 3 to 4 डेज में अपलोड होगा, क्योंकि अभी इस पे वर्क चल रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है। सो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। एक एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ओके, लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रही है। लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रही है। ओके, थैंक यू फॉर द पेशेंस गाइस। आई गेस थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई है। यस, मेरी टीम का कोई मेंबर अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, मुझे अकेले ही सेशन कंडक्ट करना पड़ा है, क्योंकि सारे के सारे बिजी हैं अपने एग्जाम्स में। क्योंकि अमूमन मेरे मेंटोर्स के मॉडल एग्जाम्स चल रहे हैं। mesela सरियत का शायद मंडे उनका मॉडल एग्जाम है, तो उसने उन्होंने माजरत कर लिया, और मैमा भी अभी बिजी हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके, ओके, लेट्स सी। सो जैसे मैंने बताया कि रयान डॉट ए आई दिस इज द वेबसाइट। सो ये पेड हो गई थी, तो फिर हमने जो है स्टाटानेक्स डॉट ए आई दिस इज अवर ओन वेबसाइट। आप जाके टाइप करेंगे गूगल पे स्टाटानेक्स.com, तो ये खुल जाएगी। इसका बैकएंड अभी हमने अपलोड नहीं किया है, तो वो जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो फिर ये काम करना शुरू कर देगी। अब तक 1000 से 1500 लोगों ने इसे यूज़ कर लिया है, वो रिसर्चर्स ने। और इंशाल्लाह मेरी एक पूरी कोशिश है कि रिसर्च नेक्सस के तौसत से इसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ, और कम से कम इस
फिलहाल मैं प्लान शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह से एक दो साल के अंदर एक बहुत बड़ी मकाम पर देखेंगे, क्योंकि और द बेस्ट थिंग इज कि statinex.ai और rayan.ai ये सिर्फ वाहिद दो वेबसाइट्स है जो दुनिया में मौजूद है बस। इसके अलावा इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। इस तरह की जो वेबसाइट है ये सिर्फ दो मौजूद है जो कि सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस के स्क्रीनिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं बल्कि और भी जितने पेपर्स हैं, ऐसे आपको अगर ओरिजिनल रिसर्च करनी है, आपको केस रिपोर्ट्स करने हैं, तो इसकी स्क्रीनिंग के ऊपर ये अच्छी खासी हेल्प करेगी। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको आगे इस सेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ये वेबसाइट क्योंकि जाहिर है ये पेड हो चुकी है तो उसको मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास फ्रीली मौजूद है, आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इसे फ्री एक्सेस कर सकता है। तो हम आपको सिखा भी देंगे इसको किस तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसके अंदर तकरीबन एक दो घंटे के लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें पूरा बताया गया है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह यूज करना है। सो दिस इज टोटली डेवलप्ड बाय इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च नेक्सस। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज द QNext Medico एंड दिस इज द रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। द QNext Medico, व्हाट इज द QNextMedico.com? अभी इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या चीज़ है, आप बस ये समझ लें कि एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। QNextMedico.com, आपने मेडेंगल का नाम बहुत सुना है। मेडेंगल इज अ क्वेश्चन बैंक जो कि पाकिस्तान की मेडिकल रिसर्च जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ टेलर्ड है, और वो उसमें आप ये कर सकते हैं अपने MBBS के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑन द सेम प्रिंसिपल हमने ये किया कि मेडेंगल को, यू वर्ल्ड को, एक वेबसाइट एट्रियम उसको, मेडिकॉल एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में काम करती है उसको, जितनी भी बड़ी बड़ी दुनिया की वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस थी जो कि मेडिकल MBBS के मेडिकल क्यू बैंक पे काम कर रही थी, क्वेश्चन बैंक पे, उन सबको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद तकरीबन 6 मंथ्स की R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद QNext Medico जो है वो वजूद में आया। पिछले साल से इसके ऊपर काम चल रहा था, पिछले साल तकरीबन हमने अगस्त में स्टार्ट किया था, तो आज तकरीबन एक साल हो चुका है। सो अब अपने ये फाइनल फॉर्म में ऑलमोस्ट आ चुका है, बट इट इज स्टिल ऑन अपडेट। इसके जैसे आपने देखा होगा कि आप जब यूएल सॉल्व करते हैं तो तकरीबन 3600 MCQs इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर तकरीबन 40,000 MCQs मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के किसी भी सूबे से हैं। सारे करिकुलम को हमने प्रॉपर्ली स्टडी किया है, जो जो MBBS के करिकुलम पढ़ाए जाते हैं, जो जो बुक्स पढ़ाए जाते हैं, उनको पढ़ने के बाद, उनके क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद, हमने प्रॉपर स्टडी करने के बाद इसको डेवलप किया। अच्छा ध्यान रखिएगा इसके अंदर पास पेपर्स नहीं है, ये इंडिजिनस रिसर्च नेक्सस की तरफ से ये सारे क्वेश्चन जनरेट किए गए। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा एक यूजर इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि फिर आप बाद में इसे यूज कर सके। अभी इसके अंदर मेरे डेवलपर ने शायद इसके MCQs डिलीट कर दिए। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस पे जाएंगे, अच्छा वैसे मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि इसका आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसे जो है एज अ गेस्ट, जैसे लिखा हुआ है ना स्टार्ट गेस्ट प्रैक्टिस, तो आपको साइन अप और साइन इन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एज अ गेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सर्टेन नंबर ऑफ MCQ सॉल्व करने के बाद फिर वो आपको कहता है कि आप साइन इन करें। खैर, तो आप जैसे ही आएंगे प्रैक्टिस बाय मॉड्यूल, आप कस्टम टेस्ट पे चले जाएं। कस्टम टेस्ट पे जाएंगे तो इस तरीके से एक टैब ओपन होगा। तो इसका यूजर इंटरफेस बहुत ईजी है। सबसे पहले आप एयर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी MCQs नहीं है तो इसलिए ऑप्शंस नहीं आ रहे। जैसे ही MCQs अपलोड होंगे तो ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। तो विद इन 3-4 डेज में कोशिश करूंगा कि MCQs अपलोड करवा दूं। आप मॉड्यूल डिसाइड कर सकते हैं, ईच एंड एवरी मॉड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल द एंड ऑफ फाइनल ईयर, कुछ भी हो सब कुछ मौजूद होगा इसके अंदर। बुक्स जो पाकिस्तान के अंदर कोई सी भी बुक पढ़ी जाती हो, कोई मेजर कोई माइनर, रेफरेंस बुक्स, शॉर्ट बुक, पॉकेट बुक, कोई भी बुक हो, सबकी तमाम बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको जिस बुक से MCQ सॉल्व करना है वो बुक के MCQ यहाँ पर मौजूद होंगे। तो वो बुक्स MCQ हमने एक्सट्रैक्ट करके बनाए हुए, यानी कि वो तकरीबन 6 महीने के अंदर हमने तकरीबन 40,000 क्वेश्चन जो जनरेट किए। आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, आप डिफिकल्टी चूज करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यू कैन चूज द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 40,000, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टम में जाएं, आप वैसे चूज कर लें, आपकी मर्जी है। टाइमर लगा सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए, कस्टम करें, प्रेजेंट करें, आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा लें, 60 मिनट्स, 15 मिनट्स कस्टम करेंगे तो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 20 मिनट्स कर दूँ, 20 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। मोड आप ट्यूटर मोड और एग्जाम मोड में जा सकते हैं। और अगर आप में से कोई अभी यहाँ पर JCMU के स्टूडेंट मौजूद है तो आप देखेंगे कि जिस तरह का, असल में जो JCMU में अगर आपने कभी एग्जाम दिया है, मॉड्यूलर टेस्ट और हमारा फाइनल एग्जाम होता है, तो उसके अंदर आपने क्वेश्चन का जो UI होता है, यूजर इंटरफेस, तो बहुत ही खूबसूरत सा होता है कि सामने एक तरफ क्वेश्चन आ रहे होते हैं और एक तरफ जो है वो ग्रीड आ रहा होता है जिसमें आप क्वेश्चन को ब्लॉक की तरफ जाके मतलब जंप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 100। खैर वो एक इंटरनेशनल JSMU अपने क्वेश्चन बैंक नहीं, मतलब उसने जो क्वेश्चन इंटरफेस बनाया हुआ है बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। वो एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया क्वेश्चन इंटरफेस बना हुआ है।
आखान भी वही फॉलो करता है। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन इंटरफेस यहाँ पर भी मौजूद है। तो अभी इसमें क्वेश्चन नहीं, मैं दिखाता सॉल्व करके, आपको बहुत मजा आता। इसके अंदर इमेजेस एचडी क्वालिटी के अंदर मौजूद हैं। अगर आप एनाटॉमी सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए क्या है इसमें खासियत है, पूरा एसके और रफीउल्ला मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अपलोड करवा दूँ बाय द एंड ऑफ अगस्त। तो अक्टूबर तक अगर आप एससीपीएस पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे होंगे तो इसमें आप बजाय इसके आप बुक में जाके उसको मार्किंग करें, कुछ करें, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी, जस्ट लाइक अ यू वर्ल्ड। आपने यू वर्ल्ड का पूरा एक वो देख इंटरफेस देखा होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो गलत होता है तो बताता है कि कोई क्वेश्चन गलत क्यों है, कोई क्वेश्चन सही क्यों है, उसकी डायग्राम शो करता है, फिर पूरा रेफरेंस देता है, इसकी ए टू जी हर चीज इसके अंदर मौजूद है। वो डेट के हम मैं भी आपको दिखा पाता। बहरहाल बस यही बताना था। क्यूनेक्स मेडिको इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बाय द एंड ऑफ अगस्त डाउनलोड हो चुका होगा। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्लाइड्स। ठीक है, कंप्लीट रिसर्च के वापस आते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च करते वक्त स्टाटानेक्स.com आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। QNexMedico.com आपको काम आ जाएगा आपके एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम्स में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों ही आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके चार्जेस नहीं है हमारी तरफ से फिलहाल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया 10,000 पर प्रोजेक्ट लेंगे। अगर आप 3 प्रोजेक्ट्स पे आते हैं तो 30,000, 2 प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो 20,000। ठीक है, 4 लेक्चर आपके लाइव लिए जाएंगे, बाकी लेक्चर जो है हम रिकॉर्डिंग पर रखेंगे ताकि अपने हिसाब से आप उसे टेलर कर सकें, आसानी से उसे ले सकें। ठीक है, पूरा मेंटोरशिप क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है। मेंटोर्स आपको 1-on-1 गाइड करेंगे। चीफ मेंटोर ऊपर से आपको देखता रहेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से वो रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ईमेल हमारी है रिसर्च नेक्सस पे, आप कर सकते हैं रिसर्च नेक्सस 23 पे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड चले आपकी कुछ पार्ट 1 होंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ रहे हैं, कोई आपके कोई क्वेश्चन आप लोग पे टाइप किया तो उसे कॉपी पेस्ट कर दे प्लीज, वरना फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अ, अ, नहीं, क्यूनेक्स मेडिको के कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, फ्री है। क्यूनेक्स स्टाटानेक्स से कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोजेक्ट्स फील्ड रेटेड चूज कर सकते हैं, ऑल 3 रैंडमली असाइन होंगे। नहीं, प्रोजेक्ट्स रैंडमली असाइन होंगे क्योंकि सीपीएसपी का ये क्राइटेरिया नहीं है, वो आपसे ऑन मतलब अंडर ग्रेजुएट से वो नहीं मांगता कि अगर आप ऑर्थोपेडिक परस्यू कर रहे हो तो आपके पास ऑर्थोपेडिक्स की रिसर्च हो। वो बस कहता है रिसर्च पब्लिश हो। हाँ, वंस यू आर इन द ऑर्थोपेडिक्स, यानी कि आप ऑर्थोपेडिक्स की पोस्ट ग्रेजुएटशिप कर रहे हैं तो फिर आप ऑर्थोपेडिक्स में रिसर्च करनी है। फिलहाल नहीं, फिलहाल वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो फायदा कुछ नहीं है। तो आपको जो भी रिसर्च मिले, चाहे वो इवन के इंटरनेशनल मेडिसिन पे हो, तो आपको वो ले लेनी है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? अगर हैं तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं जो है सेशन ऑफ करूँगा। आपको एग्जाम्स में कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स चाहिए, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स चाहिए, एटलीस्ट 2। मशवरा में दूंगा आप 3 कर लें ताकि ऑन अ सेफ साइड आपके पास 2 तो कम से कम पब्लिश हो चुकी। कैन यू समराइज एवरीथिंग, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग्स। आई गेस मैं यही कहूंगा कि समराइज में नहीं कर सकता एवरीथिंग, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एमसीक्यूज वेबसाइट? इट इज द qnexmedico.com, आप यहाँ से देख सकते हो। दिस इज द qnexmedico.com, स्क्रीनशॉट ले लें आप। qnexmedico.com। अभी इसमें एमसीक्यूज अपडेटेड नहीं है, और जब अपडेट होगा तो आपको हम बता देंगे, नोटिफाई कर देंगे। For someone who is giving October attempt of FCPS, do you think the research work will impact the study? नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट वीक में आपको 1 आवर अ वीक देना होगा, 1 आवर अ डे टिल 7 डेज। उसके बाद फिर तमाम काम जो है वो बच्चे संभाल लेंगे, और आपको मुश्किल से फिर 2 मंथ्स में एक 10 to 11 आवर्स देने हैं। दैट्स इट, इन अ टोटल ऑफ 20 आवर्स समझ लें आपको देने हैं 2 मंथ्स कंप्लीट इसमें। ठीक है, हाउ मच मार्क्स रिसर्च कंटेन्स एफसीपीएस? 5 मार्क्स आपको मिलेंगे इस रिसर्च के। We need 3 published research to obtain an FCPS Part 1 exam. No, you need 2 published researches, not 3. मैंने आपसे कहा कि 3 आप ऑन अ सेफ साइड ले लें, दैट्स इट। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? मैंने इसका जवाब दे दिया वैसे। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर आपके पास क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं सेशन को। You randomly assign us into groups, or can we decide who to work with? Yes, you can decide you who to work with.
यू कैन ज्वाइन इन ग्रुप्स, अगर आपके दोस्त हैं 3 तो आ जाएं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दोस्तों के साथ आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि अमूमन आप दोस्त आपका गलत फायदा उठाते हैं। अगर आप लेट्स सपोज आप 3 बेस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उसमें से हमेशा यही होता है कि किसी एक बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लोड आ जाता है, और फिर अपने दोस्तों को आप बोल भी नहीं पाते, मतलब फिर उसमें ये होता है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ बेटर टू गो रैंडमली देन टू डू रिसर्च विद योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त रेडी नहीं होंगे ब्रो। दानिया इमरान, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? How will you become first, second, third author? Will research nexus decided? Yes, we have a clear-cut policy of how to decide the authorship number. As I have already told you कि ये देख सकते हैं आप कि ये जो हमारी पॉलिसी ड्रिवन है, तो यहाँ क्या लिखा है, तो who will be the first author, ठीक है। एंड देन जो सेकेंड टू थर्ड ऑथरशिप का जो नंबर है, उसके नीचे हमने लास्ट क्लॉज के अंदर पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑथरशिप जो है वो डिसाइड हो। खैर ये तो 12 नंबर के स्टूडेंट्स के लिए था। आप क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 3 होंगे, तो उन 3 के अंदर कैसे डिसाइड होगा वो भी हम डिफाइन कर देंगे। तो वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होगा, हम बाद में इसे डिसाइड नहीं करेंगे। दैट्स इट। तो वो डिपेंड करेगा कौन किसने कितना ज्यादा काम किया और कितना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ रिसर्च के अंदर। दैट्स इट। It is going to be published in PMDC approved journal. What will be the impact factor? Impact factor will be around in between 1 to 3. That's it. हम 3 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर गए तो फिर आप फिर अपना टाइम लिमिट बढ़ा दें, क्योंकि जाहिर है उससे ऊपर के इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स फिर क्वालिटी वर्क मांगते हैं, और क्वालिटी वर्क का मतलब है कि टाइम देना पड़ेगा फिर आपको ज़्यादा। तो फिर आपका मेरे ख्याल से अभी ये वो नहीं है कि आप पब्लिश करें, आपका सिर्फ अभी ये कंसर्न है कि आपकी सिर्फ CPSP के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लें। खैर, authorship does CPSP considered only if it top 3? Yes, only top 3 will be considered. Per person 10,000 देंगे वन प्रोजेक्ट में, अगर 3 मेंबर्स हैं तो यस, पर पर्सन 10,000 है। What about undergraduate who already have idea of meta analysis and they want to mentorship and guidance? Okay, अगर आप का मेटा एनालिसिस का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए बेटर है कि आप हमारे रिसर्च के सपोर्ट से पूछ लें, वो फिर आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। इस हवाले से अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर वो टीम डिसाइड करेगी पूरी मेरी कि उसका क्या क्राइटेरिया होगा। Any more questions? If you have your own research manuscript and draft from not published? नहीं, मलिहा, आपने पूछा है कि अगर आपका पहले से पब्लिश ड्राफ्ट है और वो पब्लिश नहीं हुआ है, सो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है वो फिर उसको पब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड हम नहीं करते ये काम, क्योंकि हमें पता है वो नहीं होगी पब्लिश, क्योंकि हमारा अपना अलग क्राइटेरिया है और अलग तरीके से काम करते हैं। अगर वो पब्लिश अगर आप नहीं कर पाए, इस मतलब वो पब्लिशेबल नहीं है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो हम नहीं लेते आउटसाइड प्रोजेक्ट्स आउटसाइड of our organization. So I'm sorry for this. You will randomly assign us into groups, or can we decide who to work with? Okay. ये CPSP मेरिट लिस्ट बनाएगा या DUHS? नहीं, दिस विल बी फाइनलाइज्ड बाय द DUHS। DUHS ये लिस्ट बनाएगा। CPSP, अच्छा याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी है, ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तभी सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है। सो लाइक फॉर टू बी इन्वॉल्व इन टू रिसर्च, सो वी नीड टू गेट पिक 20 के राइट, यस, लेकिन तौर पर। और देखिए, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है ये ज़्यादा है, और लेकिन जाहिर है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में अलाउ कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे इस हवाले से। हाउ मच मार्क्स फॉर दिस? 5 मार्क्स। विल बी मेरिट लिस्ट बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स? यस, द मेरिट लिस्ट इन्वॉल्व बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आगा खान शायद इसमें एक्सक्लूडेड है, जैसे वो हमारे उसमें भी एक्सक्लूड होता था, PMDC वाले जब हम MD कैट दे रहे थे। लेकिन अभी जो राइट नाउ जो पॉलिसी है, उसके अंदर आपके बाकी जितने मेडिकल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वो तमाम के तमाम इंक्लूडेड। पूरा उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है जो हम प्री मेडिकल में हमने जो MD कैट दिया था। तो अब जो सीट्स जो एलोकेट होंगी वो उस मेरिट लिस्ट पे एलोकेट होंगी, और बिल्कुल वैसे ही क्राइटेरिया होगा कि लेट्स सपोज अगर डॉ फर्स्ट पे क्लोज होता है, जिना सेकंड पे क्लोज होता है, उसके बाद लियाकत नेशनल आ जाता है, या मुझे लगता है कि पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सीट्स फिल होंगे, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग लेते हैं। लियाकत नेशनल जा सकता है टॉप पे प्रोबेबली। एनी आइडिया व्हेन विल द पीकेट टेस्ट विल बी कंडक्टेड, विल बी अप्लाइड टू नेक्स्ट ईयर? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। 20 आवर्स,
टू रिसर्चेस विल रिक्वायर 20 आवर्स ईच और बोथ, आई गेस, क्योंकि अगर आपने रिसर्च सीख ली है तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो सेम काम आप दूसरे प्रोजेक्ट पे करेंगे। सो आई गेस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक ही काम किया है तो वो सेम दूसरे पे होगा, वो पूरी कॉपी पेस्ट होता है मामला। क्योंकि आप न्यू हैं, आप पहली मरतबा काम कर रहे हैं तो शायद उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सेकंड प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो बहुत कम टाइम लगता है उसमें। मुझे AQ के हवाले से कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि AQ का पूरा सिस्टम अलहदा काम करता है। अ, मैं AQ के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। अब क्या ये पॉलिसी फाइनलाइज हो गई है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जानती है ना, मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना था, एंड दैट्स इट। So for like to be involved in tools such as, do we need to get 820 right? Yes. Low impact factor means local journal per publish होगा. Low impact factor means it is still the international journal, but not as impactful like the journals who are already indexed in the Elsevier और Wolters Kluwer. चलिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट यहाँ से विजिट करा देता हूँ, देख लें साथ से जल्दी से। एक वेबसाइट है DOAJ, इस पे आप जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर जाके ना आप इम्पैक्ट फैक्टर सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी इसका एक प्रीव्यू दे रहा हूँ, ये फाइनलाइज नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है, यहाँ पे जाके अपने आप जर्नल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन से जर्नल जो हैं वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ठीक है। DOAJ बस आपने सर्च करना है .org, तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, लेट मी क्लियर द वेरिफिकेशन। ओके, जैसे ये आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, तो लेट सपोज आपने कोई जर्नल सर्च करना है, जर्नल सर्च करना है, बस आपने यहाँ पर जैसे पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी पे आपको जर्नल चाहिए, ठीक है। आपने पल्मोनोलॉजी पे आर्टिकल वो किया है तो आप सर्च पे क्लिक कर दें। पल्मोनोलॉजी पे आपको 20 इंडेक्स जर्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, पल्मोनोलॉजी के ऊपर वैसे जर्नल्स और भी होंगे, क्योंकि मैंने पूरा कीवर्ड लिख दिया, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप इसको रेस्पिरेटरी डिजीज भी कर सकते हैं, तो पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड जो जो एक्सटेंडेड वर्ड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे जर्नल्स हैं, तो इन सब का जो है ना इम्पैक्ट फैक्टर आप चेक कर सकते हैं। इन जब सबको खोलेंगे ना तो इनके अबाउट अस सेक्शन के ऊपर जाके इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये पब्लिशर्स की लिस्ट होती है, तो उन्होंने बताया है कि BMC का 1 है, वोल्टर्स क्लूवर का 2 है, एल्सेवियर का 1 है। तो एल्सेवियर, BMC, वोल्टर्स क्लूवर ये हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इनके जो जर्नल्स होते हैं इनके इम्पैक्ट फैक्टर अमूमन हाई होता है। बाकी जो आप और बाकी देख रहे हैं इनके इम्पैक्ट फैक्टर अमूमन लो होते हैं, लेकिन दे आर स्टिल द इंटरनेशनल जर्नल्स, ओके, वे बेटर देन पाकिस्तान ones. So far, like to be involved in tool searches. Okay. What if somebody register alone? So you guys will assign group yourself? Yes, we will assign the groups ourselves. Undergraduates from Punjab can participate in this project, and how to register? Yes, undergraduates participate कर सकते हैं, और registration link हम open कर देंगे जल्दी। उसके बाद आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आई गेस अब मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, तो क्या हम सेशन को एंड करें यहाँ पर? बाकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई हो यहाँ पर, थोड़े से नेटवर्क के इश्यूज आ गए, मेरा अचानक से वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। आई गेस इतना काफ़ी है। आप में से अगर 10 लोग भी आ गए हमारे लिए बहुत है, बस हम 3 ग्रुप्स बना के अब हम काम करवा देंगे, क्योंकि हमें बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दैट्स इट। It is compulsory to have 2 researches. Yes, you should have 2 published researches with a dedicated DOI. What is a DOI? मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, तो मैंने एक टर्म यूज कर ली। What is a DOI? Let's open the PubMed. तो जब भी आपके जर्नल में पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है, सो चलिए जल्दी से कोई एक यहाँ पर टर्म, किसी भी जर्नल में अगर आप पब्लिकेशन करते हैं तो लेट्स सपोज अगर पबमेड इंडेक्स हो तो उसमें दिखता है। तो इस तरीके से लेट्स सपोज ये आर्टिकल आपका है और आपने इसको पब्लिश कर दिया है, तो इस तरीके से हर एक आर्टिकल का अपना एक DOI नंबर होता है। दिस इज द DOI नंबर, दिस इज द इट्स एक्चुअली अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो जिस जगह पे पब्लिश हुआ है वहाँ उसका वर्चुअल एड्रेस होता है, तो CPSP ये मांगती है, ठीक है। जैसे मैंने DOI पे क्लिक किया तो ये मुझे जर्नल की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा और वो जर्नल ओपन हो जाएगा।
ठीक है, एल्सेवियर का जर्नल साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और वहाँ पर जाके ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये जर्नल खुल गया और यहाँ पर ही पब्लिश हुआ है। That's it. It's available for your help. How can be undergraduate register? तो रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया है वो ग्रुप के ऊपर अनाउंस हो जाएगा। नहीं नहीं, आपके अगर आप 2 में आए 3 में आए, वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, एक के बाद एक नहीं होगा, एक साथ ही होंगे। तो इसमें ये है, आई गेस इतना काफ़ी था, क्वेश्चन सब नहीं बचे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। इसकी रिकॉर्डिंग जो अपलोड हो जाएगी, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या हो सकता है आगे।